नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो देखिए, तमाम कोशिश की जा रही है, लगातार की जा रही है ये इस तरीके से बात करने की कि वहां की बात होती तो ऐसा बोलते, उस राज्य की बात होती तो ऐसा बोलते, इधर की बात होती तो ये बोलते, उधर की बात होती तो वो बोलते। 100 बात की एक बात ये है कि जो हमने बंगाल में देखा है, जो तस्वीरें बंगाल से आई हैं, ये नरसंहार है, ये और कुछ नहीं है, ये नरसंहार। और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो इस कानून व्यवस्था के चलते जो नरसंहार हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है ममता बनर्जी। उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उनकी देखरेख में, उनकी सरकार में, उनकी नाक के नीचे ये नरसंहार कैसे हुआ, कैसे कर पाए लोग, हौसले इतने बुलंद कैसे थे कि आप कमरे में बंद करके आग लगा देंगे 2 बच्चों को, महिलाओं को, और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। और बाद में उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे कि डेड बॉडी पॉलिटिक्स हो रही है। जो मुख्य सवाल है, पॉलिटिक्स पर बाद में आएंगे, जो मुख्य सवाल है कि इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा होता है, राज्य की मुखिया ममता बनर्जी हैं, तो पूरी तरीके से जिम्मेदार ममता बनर्जी होंगी। भले ही वो कितनी कोशिश करें ये बोलने की कि विपक्ष की एक रणनीति है बंगाल को बदनाम करने के लिए। तो हुआ क्या, सबसे पहले आइए आपको वो बताएं। 6 महिलाएं और 2 बच्चे जिंदा जला दिए गए हैं। घर में बंद कर कर जलाने का आरोप है। कई घरों को जलाया गया। दरअसल शुरुआती जांच में जो पाया गया है वो ये है कि एक तृणमूल कांग्रेस समर्थक की हत्या के बाद यह हिंसा भड़की। एक एसआईटी है, उसने अपनी जांच शुरू कर दी है इस मामले में। गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से एक रिपोर्ट भी मांगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई इस तरीके की बात होती है और बंगाल के संदर्भ में खास तौर से, तो तुरंत एक पक्ष और विपक्ष आ जाता है, एक पंच काउंटर पंच शुरू हो जाता है, और वो चीज भी शुरू हो गई। और ये कल ही हो गई थी जब राज्यपाल की तरफ से कुछ बयान दिए गए। राज्यपाल ने कहा कि रामपुर हाट में जो हुआ है वो बर्बर भयावह नरसंहार। उस पर ममता बनर्जी का जवाब आया। उनका यह कहना है कि यह बयान राजनीतिक है। इसको पूरी तरीके से उन्होंने राजनीतिक बोला। राज्यपाल कहते हैं इसे किसी घटना से नहीं जोड़ सकते, इसको किसी भी घटना से जोड़ा नहीं जा सकता, संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है, यह ममता बनर्जी का कहना। फिर राज्यपाल कहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। ममता बनर्जी कहती हैं कि एसआईटी में बड़े पुलिस अफसर हैं, जांच जारी है, जांच का आप इंतजार कीजिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर सियासत तेज हो गई, और सियासत इस तरीके से तेज हुई कि बयान आने लगे। ममता बनर्जी का कहना है कि मुझे और सरकार को बदनाम करने की साजिश, बदनाम किया जा रहा है। भाई, किसके राज्य में हुआ ये अपने आप में बदनामी की बात नहीं है। ममता सरकार को घेरने में जुटा है विपक्ष। बीजेपी ने भेजी फैक्ट फाइंडिंग टीम, बीरभूम का दौरा कर तथ्य जुटाएगी बीजेपी की टीम, ऐसा उन्होंने कहा है। सीपीएम नेता जो है मोहम्मद सलीम, उन्होंने बीरभूम का दौरा किया। पुलिस की कार्यशैली पक्षपातपूर्ण, यह मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया। तो आज सवाल इंडिया का में जो बड़ा सवाल है वो है ये बंगाल। ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है। जो हमने देखा है तस्वीरों में, ये नरसंहार है, बर्बरतापूर्ण है। इसको जितने कड़े शब्दों में बोला जाए उतना कम है। यह ममता के राज में विभत्स नजारा है जो हमको देखने को मिल रहा है। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी और टीएमसी की राजनीति से ऊपर इंसानियत बची है? जो मुख्य सवाल हैं, क्या वो पूछे जाएंगे या वो बीजेपी टीएमसी होता चला जाएगा? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि ममता बनर्जी से क्यों ना सवाल पूछा जाए। कानून व्यवस्था के लिए आप जिम्मेदार हैं अपने राज्य में, आपके राज्य में के आपके नाक के नीचे ये सब हुआ, क्यों सवाल ना पूछा जाए? और क्यों कड़ी कार्रवाई राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी की सरकार में हो, क्यों ना हो? सिर्फ ये कह देना कि कुछ लोगों को हमने सैक कर दिया है, वो शायद
जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके लिए काफी नहीं होगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शिखा मुखर्जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तौसीफ खान आप टीएमसी समर्थक हैं, सुब्रतो मुखर्जी टीएमसी समर्थक, सूरज सिंह नेता हैं बीजेपी के, आलोक वत्स बीजेपी के नेता। हमारा पूरा उद्देश्य यहां पर यह है कि सारे पक्ष आए, सारी बातें सामने आए और सब लोग अपनी अपनी बात रखें। लेकिन मेरे ख्याल से यहां एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा, और शिखा जी मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता इंसानियत के नाते जो ये बोल दे कि इसमें कुछ गलत नहीं था। ये भयानक था जो हुआ। देखिए, भयानक तो है ही, और इसे स्वीकार किसी तरीके से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये कहते हुए ये भी मैं कहूंगी कि आपने जो कहा कि कानून व्यवस्था, अब मुझे ये रामपुर हाट का जो घटना है उसको देखते मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के बारे में दो चीजें अब साफ इस घटना से साफ दिखती हैं। एक कि वहाँ के लोग कानून व्यवस्था जो है, प्रशासन जो है, उस पर उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने जो एक पंचायत के उप प्रधान तृणमूल के, उनको बम विस्फोट में मारा गया। उसके बाद ये नरसंहार हुआ। तो कानून और प्रशासन इसको अपना काम करने का मौका नहीं दिया गया। लोगों ने अपने आप से वहां जाके एक हिंसा का खेल रचाया। तो इसका मतलब एक तो लोग कानून और प्रशासन को ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं कि ये कोई इनसे कोई काम नहीं होगा। दूसरा जो निकल आता है कि कानून और प्रशासन इन लोगों के कब्जे में है, यानी कि वो जो भी करें, कानून और प्रशासन के जो परिचालक हैं ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है वो उनको संभाल लेंगे। और ये जो उन्होंने जो काम किया है, जो विभत्स एक घटना घटी है, बिल्कुल वहां उसका शिखा जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रही हैं जो कि मैं तौसीफ और सुब्रतो दोनों से पूछूंगा। पहले तौसीफ साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सीधे सीधे नहीं माना जाए कि पुलिस का और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है? अगर लोग अपने आप इस तरीके से करेंगे, एक मर्डर हो जाएगा और उसके बाद बदले की भावना से जा करके बच्चों और महिलाओं को जला आएंगे कमरे में बंद करके, तो ये तो सीधी सी बात है। अगर वो ऐसा करने का महसूस करते हैं, इसका मतलब आपके प्रशासन पर भरोसा नहीं है, आपके मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। नहीं देखिए, कल तक जो रिपोर्ट्स आया था, तृणमूल के बड़े बड़े नेता हैं, कुणाल घोष भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था, वो ये बता रहे थे कि अब तक उसको इस तरीके से स्पष्ट नहीं बोला जाता कि ये बदले की भावना में की गई कार्रवाई है, और बदले भी ऐसा कि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। वो कह रहे थे कि ये गांव के लोग हैं जो एक ग्रुप के हत्या के बाद वो दूसरा ग्रुप, और वो भी आपस के ही लोग हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बाहर का है जो इनका कहना रिपोर्ट आया। लेकिन जो भी हो, इतनी साहस हो जाना, इतना साहस हो जाना, कि कॉन्सोलेशन प्राइज ढूंढने की क्यों जरूरत आपको महसूस हो रही है? नहीं, कॉन्सोलेशन प्राइज की एक छोटी सी कुछ ऐसी बात कर दे कि हाँ ये तो आपसी रंजिश थी, आपसी रंजिश भी अगर हो रही है आपकी नाक के नीचे। अब अगर यही प्रकरण ममता बनर्जी ने आज अपने भाषण में हाथरस का जिक्र किया, जब हाथरस हुआ या जब कल मथुरा का कांड हुआ तो सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे गए। आज जब यह हुआ है तो सवाल ममता बनर्जी से क्यों ना पूछे जाए? देखिए, हाथरस का मामला और अभी रामपुर हाट के मामले में बहुत फर्क है, इसलिए हाथरस का बयान किया गया। आज आप देख रहे हैं कि सीपीएम के नेता अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे हुए हैं रामपुर हाट में, बीजेपी वाले पूरे विधायक पहुंचे हुए हैं रामपुर हाट में, खुलेआम वो। आप नहीं जाना चाहते थे टीएमसी को डेलीगेशन लेकर के हाथरस में? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपकी पार्टी ने कभी कोई डेलीगेशन ले ही नहीं गए इधर उधर। नहीं, बिल्कुल ले गए, लेकिन हाथरस में तो उन्हें जाने नहीं दिया। जब तृणमूल के डेलीगेशन को ममता बनर्जी ने भेजा था हाथरस में, तो उनको जाने ही नहीं दिया। वो रातों रात बॉडी को जला करके एविडेंस को खत्म कर दिया। तो कंपैरिजन इसलिए किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना साहस किसी भी गांव वाले को कैसे हो सकता है कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी की बात है, अगर ये बात सच है,
कि भाई सवाल तो यही है ना कि क्या पुलिस का और प्रशासन का और ममता बनर्जी का अपने ही राज्य में इकबाल खत्म हो गया है कि लोग अपने आप इस तरीके से इंस्टेंट जस्टिस, मॉब जस्टिस जला देंगे उठा करके एक दूसरे को? ये किस किस्म की दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? बंगाल में क्या हो रहा है? और प्रॉब्लम यह है कि जब ये सवाल पूछे जाते हैं तब ये होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र, मेरे खिलाफ साजिश। कैसा वाहियात सा बयान दिया ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। वहां पे फौरन जो ओसी थे, एसडीपीओ थे, उनको सस्पेंड और उसके किया बाद गया। पॉलिटिक्स करने से भी नहीं चूकी। एसआईटी पॉलिटिक्स तो गवर्नर करने लगे। गवर्नर का बयान आप देखिए किस तरह का बयान था। क्या किसी के लाश पे राजनीति करना शोभा देता है? अभी जब ऐसा दुखद घटना हुआ है, इसको सारे लोग मिलकर कंडेम कर रहे हैं। इसमें एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सूरज सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सूरज सिंह, गवर्नर के बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि क्या गवर्नर मूक दर्शक बना रहे, बैठा रहे, कोई चीज ना देखे, कुछ ना बोले? और ऐसी चीज पर जो लोग नहीं बोल रहे हैं, सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए। सूरज संकेत जी, आप और हम चुनाव के बाद जो हिंसाएं हुई थी उस वक्त भी हम लोग बैठे हुए थे टीवी डिबेट में। मैंने आपसे कहा था उस वक्त भी कि आप कलकत्ता में जाइए, घूमिए, देखिए, आपके कैमरामैन को भेजिए और किस तरह से लोगों को घरे तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। आज जो परिस्थिति है, तब हम लोग बात कर रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। आज की तारीख में देखिए चीजें कैसे बदल गई हैं। कुछ दिन पहले पानीहाटी में तृणमूल कांग्रेस के एक काउंसलर को गोली मार दिया गया, सरेआम गोली मारा गया। इसके पहले पुरुलिया में एक कांग्रेस के काउंसलर को गोली मारा गया। कुछ दिन पहले बालीगंज विधानसभा में जो चुनाव होने वाले, वहां पे एक पार्षद के हस्बैंड को मारा गया। तृणमूल कांग्रेस के आपसी कलह में और ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, क्या हमारे जो दोस्त हैं तौसीफ जी ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में कुछ भी हो जाए और हम कुछ भी सवाल ना उठाएं इन पे, हम कुछ पूछे ना, कोई मीडिया ना पूछे, राज्यपाल ना पूछे, केंद्र ना पूछे, बंगाल में जो हमारे विरोधी जो हम लोग हैं वो भी हम लोग सवाल ना पूछे? बंगाल में जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर जो संस्कृति को लेकर आई है, यहाँ पर सिर्फ बम और गोली, यहाँ पर जो खेती पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो किया था, आज उसी को काटना पड़ रहा है, आज उसको भुगतना पड़ रहा है यहाँ की आम जनता को। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से मारने वाले कौन है, तृणमूल कांग्रेस के लोग। जो घटनाएं हुई है रामपुर हाट में जो घटना हुई है, उसमें जो 8 लोग जो जलाए गए हैं वो लोग भी तृणमूल कांग्रेस के ही हैं, और जिन्होंने मारा है वो भी तृणमूल कांग्रेस के हैं। ये आपसी कलह है इनका। इनमें पैसे को लेकर, भाग बंटवारे को लेकर यहाँ पर लूटपाट मची हुई है। बंगाल में एक तरह से राजनीति रूप से जितना लाभ उठाया जा सकता है। मुझे आप ये बताइए कि जब इस तरीके की घटना होती है और उसके ऊपर इस तरीके के बयान देना मुख्यमंत्री द्वारा कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है, तो ये कहां तक सही है? मतलब लोग बात भी ना करें, इस तरीके की घटना हो जाए एक राज्य में और लोग बात भी ना करें, तो बात कर लें तो बदनामी हो जाएगी। ये घटना अपने आप में बदनामी नहीं है। सुब्रतो मुखर्जी, एकदम आपने जो कहा मैं सहमत हूं। देखिए, हमारे देश में जो हर चीज का जो राजनीतिकरण होता है वो गलत है। गलत चीज कहीं भी हो गलत होता है। रामपुर हाट में जो हुआ है बहुत शर्मनाक है, और इसको लेके अभी जो चर्चा हो रही है उसको लेके भी हमें ये सोचना चाहिए, जो इस तरह का जो बयानबाजी हो रही है, राज्यपाल करे, मुख्यमंत्री करे, ये क्या शोभा देती है? इसका ये कारण है, देखिए, जो संस्कृति हम लोगों ने बना दिया कि हर चीज को हम राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहते हैं। सुब्रतो जी, मेरा सवाल यह है कि अगर यही प्रकरण कहीं और हुआ होता तो क्या तृणमूल कांग्रेस गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग लेती? आप थोड़े दिन के लिए तो रुक जाते, तो यहां क्यों ना हो पहले ही आप लोगों ने देखिए, उसके पहले ये करना, सीपीएम भी पहुंची, बीजेपी भी पहुंचे, तृणमूल भी जो कर रहा है, जो गंभीर चीज है वो देखिए, हमारे देश में छोटे छोटे गांव में, शहर में भी जो शांति की स्थिति होना चाहिए, जो पीस डिविडेंड बोलता है, वो हमारे देश में कायम नहीं है। तो इसको लेके हमें चर्चा करना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो परंपरा है, हम गांधी जी के देश हैं, पर एक लड़की क्या 11 बजे अकेले बस स्टैंड जा सकती है? सुब्रतो जी, देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सब बातें जो हैं वो बड़ी आदर्शवादी लगती हैं। जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, वास्तविकता में जो हुआ वो उस चीज पर हम बहस कर रहे हैं। एक आदर्श रूप से
बिल्कुल ये कानून व्यवस्था जो है उसका राज कायम होना चाहिए। लेकिन क्या आज पश्चिम बंगाल में ये मुख्यमंत्री कह सकती हैं दावे से कि कानून व्यवस्था का राज है? अगर होता तो इस तरीके की घटना नहीं होती। आलोक वत्स, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और उसके बाद ये कहना मुझे बदनाम करने की, आप मुझे ये बताइए क्या इस्तीफे नहीं होने चाहिए? अब मुझे मालूम है कि राजनीतिक अभी आप बोलेंगे इस्तीफे होने चाहिए, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में जब टेनी पर मामला आएगा तो इस्तीफा नहीं होगा, उसमें टीएमसी आपसे इस्तीफा मांगेगी, यहां वो इस्तीफा नहीं देंगे। संकेत जी, अकाउंटेबिलिटी कहां है? देखिए संकेत जी, जो ये लीपापोती की बात हो रही है, एसडीपीओ को हटा दिया, एसएचओ को हटा दिया, 3 मेंबर एसआईटी कमेटी बना दी, सब कुछ देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या वहां का गवर्नर इस तरीके के वारदात के बाद मूक दर्शक बना रहे? उसको कुछ पूछने का अधिकार नहीं है, कुछ जानने का अधिकार नहीं है। और यह कोई नया इंसिडेंट थोड़ी है वहां के लिए। इसके पहले भी 2 पार्षद का मर्डर हुआ था, उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी, सब पे अटैक हुआ था। और ममता जी सोती रही। जब पूरे इंडिया में इसका हंगामा होना चालू हुआ, तब जाके उनकी कुंभकर्णी नींद जागी थी और उन्होंने इस बात का कॉग्निजेंस लिया था और उस पर कुछ कार्रवाई की थी। उस समय हाईकोर्ट का निर्देश था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उन्होंने सुपुर्द किया था। और आपको याद दिला दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट आया था जिसने साफ कहा था कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर उन लोगों के हाथ में है जो पावर में है, सही माने में वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा, घातक चीज है। इट इज मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आज की डेट में सूबे की मुखिया हैं, उनके राज में इतना भयंकर एक कृत्य हो गया है, इतनी भयंकर बात हो गई है तौसीफ, सवाल क्यों ना पूछे जाएं? इस्तीफे की मांग क्यों ना हो? पुलिस के इकबाल पर और मुख्यमंत्री के इकबाल पर सवाल क्यों ना उठाया जाए? और अगर कोई एक सवाल करे, भले ही वो गवर्नर हो, तो इसमें राजनीति कहां है? कल को अगर हम ये डिबेट कर रहे हैं और हम ये सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या हम राजनीति कर रहे हैं? नहीं, सवाल कीजिए, आप कंस्ट्रक्टिव सवाल कीजिए जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो। अब आप जिससे यहाँ के लोगों, आप मुझे बताइए, मेरा सवाल तौसीफ जी, मेरा सवाल ये है, क्यों ना इस्तीफा हो जाए? राज्य में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए इतने भयंकर घटना के लिए? पावर नहीं है। देखिए, आज बीजेपी वाले भी कोर्ट भी पहुंचे थे, हाईकोर्ट में हियरिंग चला 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। लेकिन अंत में क्या हुआ? उनके जो डिमांड है उनको तो अंत में माना नहीं गया। अब वो कहेंगे कि कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है। देखिए, जब प्रशासन है, घटना को तो रोकना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन घटना घट जाने के बाद उसके खिलाफ कितना कड़ा एक्शन लिया गया, इस पे जरूर लोग पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी, मुझे और कड़ा एक्शन लिया गया। क्या है कड़ा एक्शन? कड़ा एक्शन लिया, कड़ा एक्शन लिया गया कि जो लोकल थाना था, कड़ा एक्शन सुने। मैं पूरे लोकल थाना को, जो आपके पास में ऑलरेडी रिजल्ट है, सारे इंफॉर्मेशन आपके पास में दिए हुए, ये तो कड़ा एक्शन नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है, यही एक्शन तो अगर और किसी सरकार ने लिया होता है तो क्या तृणमूल कांग्रेस मान जाती? ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, अपने प्रदेश की जनता को क्या आप क्या मुंह दिखाएंगे? प्रदेश की जनता को आप क्या बोलेंगे कि हमने कड़ा एक्शन ले लिया, 2-3 पुलिस अफसर कुर्बान कर दिए, हो गया? आपके प्रदेश में लोग अफसर को जिंदा जला दिए गए, बच्चे, तौसीफ भाई, बच्चे, छोटे बच्चे। फिराद हकीम साहब कहते हैं कि अगर गोली बम नहीं चलेंगे तो यहाँ पर जो है कोर्ट, पुलिस और यहाँ का थाना उड़ जाएगा। इस तरह का बयान देने वाले अगर मंत्री होते हैं तो उत्साह क्यों नहीं बढ़ेगा यहाँ के अपराधियों का? क्यों नहीं यहाँ के अपराधी जो है वो गोली बम लेकर चलेंगे? यहाँ पे आपसी लड़ाई होती है तो गोली बम चले, पता नहीं इतने हथियार कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे बंगाल में। पुलिस तो पूरी तरह से फेलियर है। पुलिस को केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस को जिताने का जिम्मेदारी दिया गया है। कैसे उनका वोटिंग करवाया जाए, कैसे उनके जो नेता है जो उनको मैनेज किया जाए। यहाँ पर यहाँ के मंत्री बोलते हैं कि बम गोली चलनी चाहिए, सीनियर पुलिस अफसर ज्ञानवंत सिंह जो आईजी है, सीआईडी के हेड है, एक-एक करके उन्होंने, उनकी लीडरशिप में स्टेट के सबसे सीनियर पुलिस अफसर ज्ञानवंत सिंह के लीडरशिप में एसआईटी का गठन किया गया। वो फौरन वहां पहुंचे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट का आज डायरेक्शन है कि आपका रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, कल रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। कोर्ट का डायरेक्शन है कि विटनेस को आप प्रोटेक्शन 2 मई के बाद जो आप लोगों ने किया है उसके लिए यहाँ पे सीबीआई को लेना पड़ा है मजबूरी में।
पुलिस अगर काम करती तो यहाँ पे सीबीआई को नहीं आना पड़ता है, यहाँ पर कोर्ट में मानवाधिकार आयोग को, हमारे ह्यूमन राइट्स को नहीं बोलना पड़ता। नहीं करते ऐसे, कुछ भी आकर के बोल देने से नहीं चलता। तौसीफ जी कुछ भी बोल देने से नहीं चलता, ऐसे कुछ भी बातें ऐसे आकर के बोल देने से। शिखा मुखर्जी, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। शिखा मुखर्जी जी, शिखा जी एक सेकंड, मुझे प्लीज बीच में आने दीजिए, कम समय है बचा हुआ। शिखा जी, मुझे आप ये बताइए कि सबसे कन्वीनियंट, सबसे आरामदायक चीज आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस के लिए ये है, ये बोल देना भाई हमारे साथ राजनीति हो रही है, केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, राजनीतिक द्वेष से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है ये जो आर्ग्यूमेंट अब तृणमूल कांग्रेस देना शुरू कर रही है, इसको रोकना है? क्योंकि इसके पीछे छुपते हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है, जो सही सवाल है कि आप जिम्मेदार हैं या नहीं, हां या ना, वो तुरंत ये राजनीति की आड़ में उसमें छुपने की कोशिश करते हैं। आप मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। और ये भी मुझे कहना है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि ये एक दो ऐसे घटनाएं, पॉइंट इज एक दो घटना नहीं है। ये जो घटना हुआ है रामपुर हाट में, ये बिल्कुल अलग है। और ये जैसे हम बहुत दिनों से हमारे पास एक लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पश्चिम बंगाल में इस तरह का भयंकर घटना जहाँ पे हुआ है, किस साल में हुआ है, इसका जो लिस्ट है उसी के साथ ये आज जुड़ जाएगा। क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि प्रशासन जो है और राजनीति जो है ये किसी के काबू में नहीं है। ये जो जिन लोगों ने, अगर हम यही माना जाए कि जिनको हत्या किया गया पहले वो तृणमूल के हैं, और जिन घरों को जलाया गया वो भी तृणमूल के हैं, इसका मतलब यही होता है कि तृणमूल का कोई कंट्रोल नहीं है पार्टी के ऊपर। एकदम सही सवाल, एकदम सही सवाल। सुब्रत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप ये बताइए, क्या इसीलिए वो सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या इकबाल खत्म हुआ है, कंट्रोल खत्म हुआ है? ना प्रशासन के ऊपर कंट्रोल, ना पार्टी के अंदर कंट्रोल, और उसके बाद आप चले हैं नेशनल पार्टी बनने। यह साक्षात उदाहरण है कि घर ही ऑर्डर में नहीं है। देखिए, जब कंट्रोल का बात आता है ना, उसमें आता है जीविका का सवाल। इसको हर एक को अलग ढंग से देखना चाहिए। आप तृणमूल वर्सेस तृणमूल करेंगे, बीजेपी वर्सेस बीजेपी करेंगे, सीपीएम वर्सेस सीपीएम करेंगे, उससे नतीजा नहीं आएगी। हमारे देश में एक पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है पहले से। आप मुल्ला जी का जजमेंट आपको याद होगा, द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन पुलिस। रिफॉर्म जो होना चाहिए था स्टेट का नहीं हुआ है, और पुलिस जानबूझ के काफी गड़बड़ करता रहता है। देखिए, ऐसा है, पुलिस रिफॉर्म्स की अगर बात पर आ जाएंगे तो फिर जो 70 साल 75 साल में नहीं हुआ, तो हमें सुनिए, ये बहुत सीरियस मामला है। मैं तृणमूल को इसको लेके डिफेंड किसी को भी हम नहीं कर सकते, पर हमें सोचना चाहिए जो रास्ता क्या है। इससे रास्ता यही है, जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपको पॉलिटिक्स से हटाकर ठीक तरह चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, सब चीज बदलाव होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। ये कहना कि हमें बदनाम किया जा रहा है, बदनाम आपके अपने कृत की वजह से हुआ, लॉ एंड ऑर्डर और किसी ने नहीं किया। ठीक नहीं है, कहीं भी ठीक नहीं है। मैं इसीलिए बोला, एक लड़की बस स्टैंड में रात को 11 बजे बस नहीं ले सकती, तो इसको आप ट्रिवियलाइज मत कीजिए। मैं ट्रिवियलाइज मैं नहीं कर रहा हूं, ट्रिवियलाइज आज शायद सरकार ने खुद ही कर दिया है। सुब्रत मुखर्जी, सूरज सिंह, आलोक वत्स, तौसीफ खान और शिखा मुखर्जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। और आइए अब बात कर लें उत्तराखंड की, जहां पर पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत कई नेता शामिल हुए। कू ऐप पर भी कई प्रतिक्रिया आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने, जो कि पुष्कर सिंह धामी की स्वेरिंग इन देख करके ये सोच रहे होंगे कि चलो वो हारे तो मुख्यमंत्री बन गए, मैं हारा, मैं भी कम से कम डिप्टी सीएम तो बन ही जाऊं उत्तर प्रदेश का। अभी मालूम नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, वो फ्राइडे को पता चलेगा। तो उन्होंने क्या कू किया, आइए आपको बता दें।
उत्तराखंड के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करने पर पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक बधाई, उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। हम सभी को पूरा भरोसा है कि आपके कुशल नेतृत्व और अनुभव से उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। संबित पात्रा लिखते हैं, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना है कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य विकास के नित गए आयाम प्राप्त करता रहेगा, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। आइए अब सुनते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी सर उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इतने मुख्यमंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहे, संदेश किस तरह का देना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब नहीं, हम उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, कई मुख्यमंत्रियों से आपने अलग से भी बात की है, कई मुख्यमंत्रियों से अलग से बात की है। बहुत सारी योजनाएं जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी संयुक्त परियोजनाएं हैं। जैसे किसाऊ बांध बनना है, उस पर भी कुछ परियोजनाएं हमारी संयुक्त रूप से बननी है। उन सभी पर मैंने आज जो भी हमारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आए थे उन सभी से बात की है, सभी ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली कैबिनेट होगी तो कल उसकी जानकारी आप सबको देंगे। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाए गए थे। देश के 4 महानगरों की अगर बात करें तो दिल्ली में आज से पेट्रोल 97 रुपीज 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 88 रुपए 27 पैसे यानी कि 88 रुपीज 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में 111 रुपए पार है पेट्रोल और कोलकाता में 106 रुपए पार और चेन्नई में 102 रुपए पार प्रति लीटर। इस बीच राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने पेट्रोल डीजल पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। आपको यह भी बता दें कि कल भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। कोई भी चीज है मार्केट में, हर चीज की महंगाई तो बढ़ ही रही है पेट्रोल के साथ साथ, तो हर आदमी को परेशानी तो महसूस हो रही है। लेकिन आदमी गाड़ी तो चलानी है, किस तरह से चलाएगा, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अरे दिक्कत ही दिक्कत है और क्या है, ये आम जनता परेशान है। आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ना, डीजल के पैसे बढ़ना, खाने पीने की चीज़ों की तो बात छोड़िए, जो आम जनमानस की चीज़ें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही। गैस सिलेंडर देख लीजिए, 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है। भाई पेट्रोल बढ़ेगा, सब पे असर पड़ेगा ना, ये हर चीज़ पे महंगाई पे सब पे असर आएगा इस पे। पेट्रोल डीजल मेन तो है ही आदमी का डेली जो यूज होता है, और डेली आदमी 100-100 200 रुपये का डलाता है, और जो नौकरी पेशा आदमी उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रोजमर्रा की चीज़ें, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस के दाम जिस तरीके से ये सरकार द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा है, उससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आदमी अब आवश्यक कार्यों के लिए निकलने के लिए भी सोचता है कि क्या उसकी पॉकेट अलाउ करती है कि वो अपने साधनों से जा सकता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष अब भी नाराज है। संसद में चर्चा की मांग की जा रही है। मेरे साथ राम गोपाल यादव हैं। आज आपने एक नोटिस भी दिया था कि सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा की जाए, लेकिन सभापति ने स्वीकार नहीं किया। ये इतना गंभीर मुद्दा है। हम लोगों को पहले ही आशंका थी कि उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उनकी वजह से ये बढ़ा नहीं रहे हैं। चुनाव जैसे ही खत्म होगा कीमतें बढ़ा देंगे। कल बढ़ाई, कल नोटिस दिया गया था, उसके बाद फिर परसों बढ़ाया, कल नोटिस दिया गया और कल फिर बढ़ा दिया। और मुझे लगता है ये लगातार बढ़ाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। जी, इसका असर ये हुआ है कि जो
रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उपयोग की, जैसे दूध है, अन्य चीज़ें हैं, ये सब बढ़ गई, एक दिन में कीमत बढ़ गई सब। जैसे ही डीजल का दाम बढ़ता है तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब के दाम तत्काल बढ़ जाते हैं। तो गरीब आदमी, जो बच्चों को दूध भी अब देने की स्थिति में नहीं है, खाना वाना तो चलो गवर्नमेंट दे देती है, दूध तो दे नहीं रही, ये है। तो संकट है बड़ा भारी। और 50 रुपया बढ़ गया है सिलेंडर, अब सिलेंडर 1000 को पार कर गया। अब ये उज्ज्वला वालों का भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सबका बढ़ा, कोई दे ही नहीं पाएगा सिलेंडर। गरीबों आपकी मांग है कि ये रोल बैक किया जाए, इसको रोल बैक किया जाए, और जो स्थिति है उसको देखते हुए न केवल इसका सिलेंडर में जो पिछले साल, 1 साल के अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है, उस पर फिर से विचार किया जाए कि आवश्यकता से अधिक है। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक बार अभी 60-65 रुपया पहले बढ़ा दिया, 50 रुपया फिर बढ़ा दिया, अब ये पता नहीं कितना और बढ़ाएंगे। तो आप कह रहे हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तीनों की कीमतों को रोल बैक किया जाए? रोल बैक किया जाए ताकि आम आदमी को ज़्यादा दिक्कत न हो। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन दिक्कत को कम करने के लिए ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि उस पर सोचे, विचार करे, पुनर्विचार करे और रोल बैक करे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में कहा है कि स्कूल खुल गए हैं, इसलिए मिड डे मील भी फिर से शुरू करना चाहिए। हमारे देश के सामूहिक भविष्य को प्रभावित करता है। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश के सभी संस्थाओं में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं। जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि ICDS कार्यक्रम के तहत गरम और पका हुआ भोजन फिर से शुरू किया जाए।